नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास होती है सुबह 9 बजे और हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास होती है। ठीक है, अब तक हमने 4-5 क्लास हमने ले ली है और ये हमारा हमने कल जो टॉपिक लिया था वर्णमाला, अगर आपकी छूट गई है तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो वर्णमाला का जो टॉपिक है उसमें हम आगे शुरू करते हैं। चलिए अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वर्णमाला बताया था, वर्ण बताया था, लिपि बताया था। आज हम शुरू करते हैं वर्ण। क्या करते हैं? वर्ण। शुरू करते हैं हम वर्ण के बारे में। मैंने आपको बताया था, मैं डेफिनेशन दोबारा बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। कितने? और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। कितने हैं? 52। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण के प्रकार देखते हैं हम। क्या देखते हैं हम? वर्ण के प्रकार। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर क्या होता है आपका? स्वर। और नंबर 2 पर क्या होता है आपका? व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। अगर स्वर की बात करता हूं तो स्वर जो ध्वनि होती है वो स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वर जो ध्वनि होती है वो स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वर जो ध्वनि होती है वो स्वतंत्र होती है, बिना किसी की सहायता के बोली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं व्यंजन के बारे में, हम देखते हैं तो व्यंजन की जो ध्वनि होती है वो स्वतंत्र नहीं होती। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। स्वर की सहायता लेनी होती है। व्यंजन का पूर्ण उच्चारण करने के लिए, यहां लिख लीजिएगा पूर्ण उच्चारण। व्यंजन का पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। किसकी? स्वर की सहायता लेनी होती है। समझ में आया आपको? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है। इस स्वर का उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आया आपकी समझ में कि स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं व्यंजन की, तो व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। 2018 यूपी कांस्टेबल का पेपर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था थ्योरी से। यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ था 2018 के पेपर में। क्या था कि व्यंजन का उच्चारण, पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? ऑप्शन था स्वर की, ऑप्शन था वर्ण की, ऑप्शन था आपका अदर, और ऐसे ही ऑप्शन थे 2-3। ठीक है, उनमें आंसर क्या था? किसकी लेनी होती है? स्वर की। किसकी? स्वर की। एक क्वेश्चन था कि इन दोनों में से कौन सी ध्वनि स्वतंत्र बोली जाती है? व्यंजन या स्वर में से किस ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्वर का किया जाता है। किसका? स्वर का। आपकी समझ में आया कि वर्ण किसे कहते हैं? आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। वर्ण के प्रकार, उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन। देखिए दोस्तों, अगर किसी को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है कि वर्ण क्या है, ये क्या चल रहा है, तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पहले जाकर एक बार वर्णमाला को समझ लीजिए, क्योंकि कल ही क्लास हुई है वर्णमाला की। आप लोग समझ लीजिए। किसी को की पहली क्लास छूट गई है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिलेगी। अब तक टोटल 4 या 5 क्लास हुई है, 5 क्लास आपकी हो चुकी है।
चार आपकी भाषा के विकास, हिंदी भाषा का विकास उस चैप्टर से, और चार कौन सी हो चुकी है, एक क्लास आपकी वर्णमाला की हो चुकी है। और आज हम किसकी, वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपके टॉपिक पर। आइए, किसे, स्वर के बारे में, स्वर। ठीक है, आज हम स्वर के बारे में देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार क्या होते हैं, सब कुछ हम स्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्वर, आप ये समझ गए कि स्वर जो है वो ध्वनि कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। कैसी होती है, स्वतंत्र ध्वनि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर। स्वर के प्रकार देख लेते हैं। प्रकार, स्वर के प्रकार। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं स्वर के? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और आपका संधि स्वर। कौन कौन सा? नंबर 1 पर होता है आपका मूल स्वर, और नंबर 2 पर क्या होता है आपका संधि स्वर। क्या बात करते हैं हम? संधि स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर किसे कहते हैं ये जानिए आप लोग। भाई, मूल स्वर हो गया और संधि स्वर हो गया, ठीक है ना। जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, या हम कह सकते हैं इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। बराबर समय लगता है। क्या होता है? इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कितनी? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। 4 कौन कौन सी होती है? मैं लिख देता हूं कि 4 कौन कौन से होते हैं। 4 आपके होते हैं ये, मैं यहां पे इन्हें लिख देता हूं। कितनी होती है? 4। ये 4 यहां पर लिख देता हूं मैं। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। कितनी होती है? 4 होती है। आगे समझ में कि मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 4। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर का एक अन्य नाम भी है, इन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। उस तरफ लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में कि मूल स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर को ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपका क्या? हम बात करते हैं आपका संधि स्वर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? संधि स्वर की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, अभी हम संधि स्वर की बात करते हैं। संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर भी कहते हैं।
एक मिनट के लिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। संधि स्वर को क्या कहते हैं? संधि स्वर को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बता दूंगा मैं कि इन्हें दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं। संधि स्वर को दीर्घ स्वर किस लिए कहते हैं अभी बता दूंगा। इनकी संख्या अगर बात करूं, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या 7 है। इन्हें दीर्घ स्वर और इन्हें मूल स्वर को हस्त स्वर या गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे लिख देता हूं मैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गुरु स्वर या मूल स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु स्वर भी कहते हैं। सॉरी, लघु होगा, गुरु नहीं होगा, ठीक है। क्या कहते हैं? या मूल स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। दो के यार, क्या कहते हैं? इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को, ये मूल स्वर की बात चल रही है ना इधर, और उधर हम किसकी करेंगे? उधर हम करेंगे आपका किसकी? संधि स्वर की बात करेंगे, ठीक है। संधि स्वर की संख्या कितनी बताइए आपको? 7 बताइए। अब मैं बता देता हूं कैसे। देखिए संधि स्वर की संख्या कितनी है? संख्या है 7। आ, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने हो गए? इनकी संख्या 7 है। इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं और इनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। कितना? 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। देखिए आ गया समझ में कि इनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मैं इसको इस तरफ लिखना चाहूंगा क्योंकि इधर तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो मैं इसको यहां से ऐसे कर देता हूं। ये हो जाएगा संधि स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है या बांटकर पढ़ते हैं, बांटा जाता है। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि स्वर। तो अभी 2 भागों में बांटेंगे, दीर्घ संधि स्वर और आपका क्या कहेंगे? संयुक्त संधि स्वर। लिखिए दीर्घ संधि स्वर। देखिए दोस्तों, मैं बार बार थोड़ा इधर हो जाता हूं, यहाँ कैमरे से बाहर निकल जाता हूं क्योंकि मैं यहां से लिख रहा हूं। अगर मैं यहां से लिखूंगा तो, लेकिन पेज छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे हो जाता हूं और हाथ से मैं आपको बताता रहता हूं। तो ये मत सोचना कि मैं अलग जा रहा हूं, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर और नंबर 2 पर क्या है आपका? दीर्घ संधि स्वर और आपका संयुक्त संधि स्वर। क्या? संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। क्या हुआ? दीर्घ संधि स्वर और आपका संयुक्त संधि स्वर। अब देखते हैं हम इसे दीर्घ संधि स्वर को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नंबर 1 पर हम क्या लिखते हैं? नंबर 1 पर हम लिखेंगे आपका क्या? दीर्घ संधि स्वर, ठीक है। क्या लिखेंगे? दीर्घ संधि स्वर। नंबर 1 पर लिखिए दीर्घ संधि स्वर। देखिए जिसके नाम से ही पता चलता है कि दीर्घ संधि स्वर, क्या इसके तो नाम से ही पता चल जाता है इन्हें दीर्घ संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। दीर्घ है भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं संयुक्त संधि स्वर की। क्या? संयुक्त संधि स्वर में आपका किसकी बात कर रहे हैं हम? जो संधि स्वर था उसमें हम क्या करें? संधि स्वर, और उसमें संधि के बाद क्या? मैं आपको समझाता हूं कैसे ये संधि स्वर क्या है, वो मूल स्वर क्यों है। देखिए ये इसे संधि स्वर कहते हैं, इसे मूल स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए मिलकर बना आ, 2 ए की संधि हुई तब बना आ, 2 ई की संधि हुई तब बना ई, 2 ऊ की संधि हुई तब बना ऊ, ठीक है ना। ऐसे ही
ए और ई की मिलन हुआ तो बना ए, और ए और ऊ का मेल हुआ तब बना ओ। तो क्या हुआ, संधि हुई ना दो की, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। ठीक है ना, आया समझ में ये बात कि संधि स्वर क्यों है और ये मूल स्वर क्यों है। मेरा काम है आपको डिटेल में सब कुछ समझा देना। ये मूल स्वर क्यों है, हम ये देखते हैं कि ये मूल स्वर क्यों है। क्योंकि देखिए ए, ई, ऊ और री, क्या ए और ए मिलकर ए बना होगा, नहीं, सिर्फ ए बना है ए के योग से, सिर्फ एक ए, एक ई से ई, ऊ और री, ये सिर्फ एक है, मूल रूप से बने हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। अब देखिए आप लोग, यार क्या हो रहा है, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, अन्य नाम, अन्य नाम क्या होगा आपका, सहज जातीय, क्या सहज जातीय, सहजातीय दीर्घ स्वर। इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, ऐसा कारण क्या है कि इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, जो एक ही प्रकार के स्वरों के योग से बने होते हैं। क्या ये एक ही प्रकार के, ये एक ही प्रकार के स्वरों के योग से, ये एक ही प्रकार के स्वरों के योग से बने होते हैं। ठीक है, कैसे, अभी मैं समझा देता हूं एक बार आपको कैसे। सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था संधि स्वर, संधि हो रही थी क्यों, मैंने इसे कहा था आ बड़ाई, ओ बड़ाऊ, आपका आ बड़ाई बड़ाऊ, ए अए ओ और औ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बना था ए प्लस ए से, क्या हुआ, संधि हुई, ये बना, सॉरी ये बना आपका ई प्लस ई से, क्या हुई, संधि हुई, ये बना ऊ प्लस ऊ से, क्या बना, ऊ प्लस ऊ से, संधि हुई, ये बना ए प्लस ई से। ठीक है, ए प्लस ई से, इसी प्रकार सब बने हुए हैं। तो क्या, इसलिए इन्हें संधि कहते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। मूल स्वर में सिर्फ मूल स्वर एक अकेला बनता है, इसलिए उसे मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जहां अपने टॉपिक पर हम है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा है, दीर्घ संधि स्वर को सजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है, सजातीय दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये कौन कौन से हैं आपके, इनकी ये कितने हैं, इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से, आ, ई और आपका ओ, ये है, इनकी संख्या 3 है। और कौन कौन से है, आ बड़ा बड़ी बड़ाऊ। पहले मूल संधि स्वर जो आपके संधि स्वर थे, जो संधि स्वर थे वो कितने, 7 थे। अब उन 7 को भी 2 भागों में बांटा गया, एक किया गया आपका दीर्घ संधि स्वर, एक किया गया संयुक्त संधि स्वर। तो ये दीर्घ संधि स्वर कितने हैं, 3 है, आ ई उ। इन्हें सजातीय कहते हैं, क्यों, देखिए क्यों कहते हैं, देखिए मैं यहां पे समझाता हूं। आ कैसे बना होगा, आ बना होगा ए प्लस ए से, क्या बना, आ बना। ई प्लस ई से मिलकर क्या बना, ई बना। और ऊ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना, ऊ बना। तो एक ही जाति है ना दोनों की, भाई ये भी ए है और ये भी ए है, तो एक ही जाति हुई ना, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, या हम इसे कह सकते हैं हम कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनते हैं। लिख सकते हैं आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि दीर्घ संधि स्वर एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है, ई और ई का उच्चारण स्थान अलग तो नहीं हो सकता, एक ही होगा ना तालव्य,
तो ये वहीं से बनता है बड़ाई। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान भी एक ही होगा तो क्या बना, बड़ा ऊ। तो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से सजातीय या दीर्घ संधि स्वर बनते हैं। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं आपका संयुक्त संधि स्वर। क्या देखते हैं हम देखते हैं दीर्घ संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, लिखिए नंबर 2 पर लिखिए संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, क्या करेंगे, संयुक्त संधि स्वर। इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अन्य नाम की अगर बात करता हूं मैं इसके अन्य नाम, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर भाई, जिसके नाम से ही पता चलता है सजातीय और जिसके नाम से ही पता चलता है विजातीय, तो कुछ तो फर्क होगा यार। इसमें क्या हो रहा है यार, हैंग हो रहा है यार, ये तो भयंकर यार। बोर्ड डू यू वांट टू क्लोज इट। सॉरी दोस्तों, वो जो हम कर रहे थे वो चला गया। हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हैंग होने की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैंग होने की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है और मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देखना तो बाद में पड़ेगा, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पहले क्लास पूरी कराता हूँ मैं, ठीक है। पहले हम क्लास को पूरी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग, मैं आपको क्या बता रहा था, विजातीय संधि स्वर, सॉरी संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर क्या है आपका, संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। इन्हें अन्य नाम में लिख देता हूं, अन्य नाम। अन्य नाम से क्या कहा जाता है, अन्य नाम, अन्य नाम है आपका विजातीय। विजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर, जिसके नाम से ही हमें पता चलता है कि विजातीय, अर्थात जिसकी कोई जाति नहीं है, ये अलग अलग जाति के योग से बना है। कैसे, या हम कह सकते हैं संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर अलग 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 स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनता है, स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है, वह अगर मैं बात करता हूं कि जो संयुक्त संधि स्वर होते हैं, ये अलग अलग स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनते हैं। इन्हें विजातीय संधि स्वर भी कहते हैं और इनका नाम संयुक्त संधि स्वर भी है। अब इनकी संख्या बता देता हूं मैं कितनी होती है। देखिए, अगर संख्या की बात करूं तो जितने भी बच गए वे सभी के सभी इसमें आएंगे। कितने, 4 बच गए तो 4 ही इसमें आ जाएंगे। 4 कौन कौन से बचे आपके, देख लीजिए। आपका बचा ए, आई, ओ, आओ, हो गए। कितने हो गए, 4। अब इन्हें विजातीय क्यों कहते हैं मैं बता देता हूं। विजातीय कहने का एक विशेष कारण मैं आप लोगों के समक्ष अभी रख देता हूं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, ठीक है। अभी रख देता हूं मैं विजातीय। देखिए, जो ए है, ये कैसे बना है, ये बना है आपका ए प्लस ई से। अगर बड़े ए की बात करूं तो ये बना है ए प्लस ए से, ठीक है। अगर बात करूं ओ की तो ए प्लस ऊ से बना है, और अगर मैं बात करूं औ की तो ए प्लस ओ से बना है।
मैंने पहले ही कह दिया है कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होंगे, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के स्वर बोल रहा हूं मैं, स्वरों के योग से बनेंगे। तो बनेंगे क्या आपके, बनेंगे आपके दीर्घ संधि स्वर। क्या बनेंगे, दीर्घ संधि स्वर। लेकिन अगर बात करूं एक ही मूल स्थान, अलग अलग मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनेंगे तो बनेंगे संयुक्त संधि स्वर, जिन्हें विजातीय भी कहते हैं। देख कैसे, ए बना, ये चार होते हैं क्या, ये चार होते हैं आपके क्या, संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, कैसे, ए प्लस ई से बनेगा ए बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालव्य से। कहां से, तालव्य से। तो ए और ई दोनों अलग अलग मूल स्थान से उच्चारित होने वाले और स्वर है, बना क्या, ए। तो क्या हुआ, विजातीय या संयुक्त संधि स्वर। ए प्लस ए से बनेगा ए, कंठ से और कंठ तालव्य से बनेगा। तो क्या होगा, दोनों के अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं, फिर बना ए। तो क्या, संयुक्त संधि स्वर। ए प्लस उ, ए कंठ से और उ ओष्ठ होठों से बोला जाता है। तो ओ क्या बना, ओ बना। तो ये क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं और इनके योग से बना ओ। तो क्या हुआ, संयुक्त संधि स्वर। ए प्लस औ, ए प्लस औ के योग से क्या बना, औ बना। ये कंठ से और कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। तो दोनों अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं और बना क्या, औ। तो क्या होगा, ये संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, आपकी समझ में आ गया ये सारा कुछ, जितना भी अब तक समझाया सब कुछ समझ में आ गया होगा ना। अब हम देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं मात्रा के आधार पर। देखिए, मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक की बात करता हूं तो मात्रिक स्वर, मात्रिक स्वर। और नंबर दो की बात करता हूं तो अमात्रिक स्वर। पहले हम लिख लेते हैं इधर अमात्रिक स्वर। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपका और तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख देता हूं मात्रिक, अमात्रिक। अमात्रिक स्वर और मात्रिक स्वर। देखिए, अमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, नाम से पता चल रहा है यार, जिनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनका उच्चारण, इनके उच्चारण में मात्रा का प्रयोग नहीं होता, या हम कहते हैं कि वे स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या, वे स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती लेकिन का योगदान होता है हिंदी का एक। ठीक है ना, क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मात्रा का प्रयोग नहीं होता, या कह सकते हैं जिनकी कोई मात्रा नहीं, उच्चारण में मात्रा का प्रयोग नहीं लिखेंगे यहां पर, क्योंकि मात्रा का उच्चारण तो हम कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है ना, लेकिन मात्रा नहीं होती। वे स्वर जिनकी वे स्वर जिनकी मात्रा नहीं होती, वे स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अमात्रिक कहते हैं। केवल एकमात्र स्वर है, केवल एकमात्र स्वर, एक मात्र स्वर है। कौन सा, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, इसे मैं कल समझाऊंगा। टाइम पूरा हो गया हमारा, तो दोस्तों यहीं तक रखेंगे आज हम। अगर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर क्लास लेनी है, डेली मैडम की करंट अफेयर क्लास होती है, डेली लेनी है, डेली बहुत अच्छे से पढ़ाती है मैडम। आप देखिए कैसा पढ़ाती है वो आप तय करोगे। ठीक है, अपने लिए तो अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग। तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर। शाम को 5 बजे हमारी क्लास होती है, क्या आपकी क्वेश्चन सीरीज होती है, विद डिटेल के साथ पढ़ाता हूं मैं आपको। आप लोग देखिए कि कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, स्वाध्याय श्री के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर बोलिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखेंगे। क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।